जनवरी 2026। आज 15 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए। अजीब सी बात है क्योंकि ये शहर आज भी अनजान सा है। इतने सालों बाद भी सब कुछ वैसा ही है। अगर कुछ बदला है तो वो मैं खुद। लोग कहते हैं यहाँ की हवा अलग है क्योंकि पॉल्यूशन है, मगर मैंने इस हवा में कुछ और भी महसूस किया। डर, खुद को खोने का डर। यहां गलियां किसी जंगल से कम नहीं, जहां एक शिकार है और एक शिकारी। ये शहर सो चुका है लेकिन मैं नहीं। मगर कब तक? ये भीड़, ये शोर जैसे कोई ब्लैक होल हो, मुझे अपनी तरफ खींचता हुआ, जब तक मैं इसमें खो ना जाऊं। Underneath the bridge, top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish 'cause they don't have any feelings. Something in the way, something in the way, yeah. Something in the way. Staying with the national capital, the first 2 weeks of 2026 have witnessed a large number of missing cases. Big breaking on India Today Digital. Delhi shocker. 137 missing children are still not found. राजधानी दिल्ली में साल की शुरुआत के 15 दिन यानी 1 जनवरी से और 15 जनवरी के बीच सिर्फ इन्हीं 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। 800 people have gone missing in the first 15 days of 2026. More than 800 people were reported missing. When I first heard this number, I honestly thought it had to be exaggerated, but it isn't. Delhi police has confirmed that 107 people have gone missing in just the first 15 days of 2026. Really let that sink in. More than 800 people in just 2 weeks from the national capital. Something in the way. Something in the way, yeah. मैं परेशान हूं क्योंकि ये लोग गायब हैं। According to statistical reports, approx 2.5 lakh people are still untraced, which comprises of 61% women, 37% adults, 20% teenagers, 15% children, and 2% senior citizens. According to the data stored in ZipNet in 2015, around 9,589 people went missing. In 2016, 8,128. In 2017, 9,383. In 2018, 10,284. And an inflation in cases began in 2019 with 16,751 cases filed, which advanced in 2020, followed by 2021, 2022 and 2023, which recorded the highest cases, but there is a stagnant decline in 2024 and 2025. But in 2026,
जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है सबकी लिस्ट निकालो। 93 बच्चियां 3 महीनों में। 10 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है। ये पोस्टर मशहूर प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स रिलीज करती है। असल में ये पोस्टर रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 फिल्म का था। इस पोस्टर के 2 दिन बाद 12 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है और फिर आखिर 30 जनवरी को मर्दानी 3 थिएटर में रिलीज होती है। फिल्म के रिलीज होते ही अचानक 1 फरवरी से सोशल मीडिया पर दिल्ली के गुमशुदा बच्चों की खबरों की बाढ़ सी आ जाती है। पुराने ट्विटर यानी आज के एक्स से इसकी शुरुआत होती है और फिर देखते ही देखते चारों तरफ दिल्ली के गुमशुदा बच्चों और लोगों के आंकड़े इतनी तेजी से तैरने लगते हैं कि कोई चाह कर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। दिल्ली पुलिस ने माना है कि गुमशुदगी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सही है, लेकिन ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले कम है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि गुमशुदगी मामले के पीछे अब तक कोई संगठित अपराध का मामला सामने नहीं आया है, यानी कि अब तक की जांच में गुमशुदगी के मामलों के पीछे कोई क्रिमिनल गैंग नहीं पाया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इसे लेकर किसी भी अफवाह पर लोग ध्यान ना दें। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इनफैक्ट इसी में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, इसी में जो सवाल आपने किया है ना, इसी में इनफैक्ट है ना, तो जो हम लोग पैनिक की बात कर रहे थे, इनफैक्ट टाइम बदल भी रहा है। इनफैक्ट एडोलेसेंट्स जो डेटा है, बेसिकली डेटा भी जो है, डेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है ना, एनसीआरबी का डेटा ठीक कह रहा है कि भाई मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। बस सडनली एक स्पाइक आया जहां पर मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट क्रिएट हुई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे उस दिन भी बात कर रहा था कि मेरे यहाँ मेड आई और मेड आई, उनके साथ में उनकी लड़की भी काम करने आई। तो मैंने पूछा भाई आप जो है आज डबल 2 लोग क्यों आए हैं काम करने के लिए, काम तो उतना ही है करने का। तो उन्होंने बोला नहीं सर स्कूल जल्दी जाना है, बच्चे को स्कूल से लेना है। तो मैंने बोला कि एग्जैक्टली क्या हुआ कि आपको बच्चे को स्कूल से लेना है? तो बोले आजकल बच्चे खो रहे हैं ना सर, बच्चों को उठाया जा रहा है। तो एक पैनिक बिल्कुल डीप डाउन अगर जाए, लोगों तक बात करें, तो वो पैनिक क्रिएट हुआ। और वो पैनिक इसलिए क्रिएट हुआ कि मीडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और वो चीजें सडनली स्पाइक की। So basically, when there is a lack of empathy, it becomes a trend. It becomes normalized. When people start normalizing lack of empathy, everything which is happening becomes normalized. So if we look this entire situation with the lens that okay, 50 people are missing, going missing today, they'll go missing tomorrow as well. We are just normalizing the entire situation. But when we are looking this particular case at an individual level, that family who is facing cannot see this entire situation as a normal situation. That family is facing a lot of trauma. Their children, their people, their relative have gone missing, and there are no traces as to where they have gone. So if we look this entire situation as a society, we might have normalized the entire situation. But if we look this situation as on individual level, this entire situation is a big deal, which we all have to understand. मेरा फर्स्ट केस था कि मैं एक लड़की को ढूंढते हुए मतलब अपनी पूरी टीम के साथ वो वहां तक महेंद्रगढ़ तक चले गए। वो कोई लड़की, वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो एक अडल्ट वुमन थी जो कि वहां जाके फंस गई थी। और वो मतलब उस केस में ट्रैफिकिंग का केस था। वो असम की लड़की कहाँ से ट्रैफिकिंग होते 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 कहाँ महेंद्रगढ़ तक पहुंच गई। तो उस दौरान जब उस केस से हम निकल के आए तो हमें पता चला कि उस लड़की को उन 1 हफ्ते के अंदर 10 से 12 बार बेचा गया। तो ये अगर 800 के नंबर को अगर हम इजी लेके चलते हैं तो हमें ये भी तो देखना होगा कि वो 800 का नंबर में ये केसेस भी तो हैं जो ट्रैफिकिंग के जरिए गए हैं। ये तो इजी नंबर नहीं हो सकता, उसको हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते कि 800 नंबर
जो गायब हुए वो बहुत ही आसान नंबर है। वो तो होता पुलिस वालों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उनको ये इजी नंबर इसलिए लगा होगा या उनका ये कहना इसलिए इजी हो सकता है क्योंकि वो टैकल करते हैं उनके केसेस को और उनके लिए उस केसेस को हैंडल करते करते उसका जो सेंसिटिव पॉइंट होता है वो कम हो गया है और उन्हें लगता है कि समस्या उतनी गहरी नहीं है। But as mentioned, Aam Aadmi Party MP Sandeep Pathak has now raised this issue, especially of the missing children in Rajya Sabha. Listen in. मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. जैसे मैंने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखा है था कि वहाँ पे केसेस के नंबर थोड़े कम हैं। जैसे मैं पूरे महीने में देखती थी कि 7 से 8 मिसिंग केसेस होते थे। तो जब मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आई तो मैंने मेरी ही शिफ्ट में 10 से 15 केसेस देखे हैं मिसिंग के। जैसे मैंने पिछले एक साल से मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ मिसिंग केसेस पे। तो मैंने ये देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे माइग्रेंट्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। बाकी वेस्ट एरिया से मैंने जो नोटिस किया यहाँ पे माइग्रेंट लोग ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से रन अवे वाले केसेस हो सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, पर उस एक हमारे पिछले केस के एक्सपीरियंस से एक नए केस का जजमेंट तो नहीं हो सकता। लोग ये सोचते हैं कि वो बच्चा क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मेरी फैमिली अलग है, मैं कहीं और से आके एक दूसरे शहर में रहने लगी तो आसपास के लोगों से ना मैं जुड़ के नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे या मेरे पति ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाहर के लोगों से। तो माइग्रेंट्स में ये केसेस इसलिए ही ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे लोग अपने में हो जाते हैं, सीमित एक दायरा बना लेते हैं, छोटा सा एक सर्कल होता है हम लोगों का जो बाहर के लोगों को बहुत दूर रख देता है। तो उस जब बाहर के लोगों में से कोई भी चला जाता है तो हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं या हम उससे उस तरीके से देखते ही नहीं कि हमें इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। वो हमारा फर्स्ट स्टेप में नहीं आता है। हमारे लिए हमारी जो सीमित दुनिया बन जाती है वे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो माइग्रेंट्स में ये नंबर बनने का कारण यही है और मुझे लगता है, मतलब ये मेरी पर्सनल रिसर्च है कि ऐसे ही जगह पे आपको इस तरह की केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे जो माइग्रेंट्स एरिया रहे होंगे। So when we talk about these locations are already being categorized as hotspot areas. Hotspot areas means that police is aware that most of the people go missing from these areas. And police has taken, I would say, measures for that. But again, these areas are the areas which we know as, I would say, JJ cluster area, slum areas. And I would say most of the cases of missing person comes out of these areas only. So the variation which could be seen is that you can very much easily lure the person who is living in those areas than from a person who is living in a properly educated elite area. And there is distinction. That distinction is knowledge, not having sufficient knowledge about their own rights, about what they are supposed to do. And when a person who goes missing from slum areas could not be found, that becomes a cold fight.
because that person cannot pursue any further. एग्जाम्पल दिया वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, मध्य प्रदेश इनफैक्ट भी है। ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज एंड नंबर्स ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन ज्यादा रहता है फॉर देयर उनकी डेमोग्राफी। जैसे बिहार एग्जाम्पल है, तो बिहार में वनरेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि गरीबी है, पॉवर्टी है। तो कई सारे, एक तो स्टैटिस्टिक्स है जो हमारे को बताएगा कि बच्चे जो हैं वो कहाँ से ज्यादा खो रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा डीप डाइव करें तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चे के खोने से पहले के भी कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक अगर कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली में, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो एग्रीवेट करता है। पेरेंट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, वो ट्रिगर करता है। गरीबी बहुत है, पॉवर्टी है ना, वो ट्रिगर करता है। तो ये जो माइग्रेंट्स, जो बच्चे हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं या हम तक नहीं जुड़े, वो बच्चे कहाँ गए? अगर वो बच्चे चले भी गए, क्योंकि बच्चे, वो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को लेके, अपनी जिम्मेवारियों को लेके उस तरीके से काम नहीं करते जितना कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ पाता है, या जो उतना वो सिक्योर होता है अपने बच्चों को लेके, वो लोग उतने नहीं होते हैं। या उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि वो पुलिस स्टेशन कहाँ तक पहुँचेंगे, या वो कैसे पुलिस स्टेशन जाएंगे, या पुलिस स्टेशन में उनसे क्या बर्ताव किया जाएगा। और बहुत सारे केसेस में ये भी हो सकता है कि वो माइग्रेंट्स है वो पुलिस स्टेशन तक जाएं और पुलिस वाले उनको अच्छे से ट्रीट ही ना करें, तो वो डर की वजह से भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। तो ये माइग्रेंट्स होना किसी जगह पे ज़्यादा, तो ये रिस्क है, ये एक रिस्क फैक्टर है, ये जो देता है रिस्क को बढ़ाने का काम करता है कि माइग्रेंट्स का रिस्क ज़्यादा है। When we talk about right to be found, you would have to understand this is not alien. This is very much there in Article 21. There is a part of right to life. When a person could not be found, that person also loses his or her right to life. So if the person is not, let's say if the person is not being found within that time frame, right, that person has lost everything. That person has gone, vanished out of the system. How would you ensure that person's right to life if you cannot even find that person? So ensure right to life, which is protected under Article 21, you would have to first protect that person. You would have to find that person. So it is a limb which is there in Article 21. It is a limb of Article 21. So right to found is not something which we can understand as an alien to Article 21. It is there. It was always there. It is just to be recognized by our courts. अब हम आते हैं, फिर हम कुछ साल नीचे आते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अब डिजिटाइजेशन हो गया डेटा का, खासकर मिसिंग चिल्ड्रन का, कि जो एक दशक रहा, एक डिकेड रहा बेसिकली 2000 से लेकर 2010 तक का, जहां पर मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस को हमने डिजिटाइज करना शुरू किया। तो आप जो जिपनेट वाली बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। उससे पहले दो पोर्टल्स और हैं, एक ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है, एक खोया पाया पोर्टल है। दोनों में फर्क है। तो ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है बेसिकली वो पुलिस उस पर डिटेल्स बच्चे की डालती है, और उस डिटेल डालते ही वो सारे स्टेट में उसका मैसेज सर्कुलेट होता है, सो दैट कि इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है पुलिस का, दूसरे डिपार्टमेंट्स का, जैसे रेलवे पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि बच्चा अगर दिल्ली से खोया तो बाय एंड लार्ज जो है उसको ट्रैफिक करने की पॉसिबिलिटी, उसको कहीं और ले जाने की पॉसिबिलिटीज, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, लेकिन रेलवेज नेटवर्क का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, इसलिए रेलवे पुलिस फोर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। दूसरा पोर्टल है खोया पाया पोर्टल है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जो जिसका बच्चा खोया है, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ कम्युनिटी, हम उस पोर्टल पर जो है उसको उसकी इंफॉर्मेशन पुट अप कर सकते हैं। What we can do is we can make mandatory uploading of photos in the ZipNet, in the integrated portal. If there is an integrated portal for all the websites, we can track that person. We can pass on the information to another jurisdiction as well. So
if these measures are being implemented, I don't think so that there is something which we lack. So lack of implementation is what makes the entire situation difficult. And I would say if you would see that there is also website which provides unidentified dead bodies list, right? So there is a ZipNet, there is that website, it is not integrated together, right? Now, if I am not uploading photographs of people on ZipNet, how would your FRS system work? FRS works on facial recognition system, right? Facial recognition system that works on the basis of the photo, high quality photo which you would upload on ZipNet. Until you are not uploading anything on ZipNet, I would not be able to track that person, right? First, these websites are to be integrated so that if any person who could be found on that dead bodies portal can immediately be updated on the ZipNet as well. और अभी BNS की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो है हमें कुछ किडनैपिंग और अडॉप्शन मिलता है, मिसिंग हमें वहां पर भी एज अ वर्ड नहीं मिलता, तो मिसिंग वर्ड इटसेल्फ इज मिसिंग। लेकिन हम जब स्कीम्स एंड पॉलिसीज प्रोग्राम्स देखते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो एक ओवरआर्चिंग एक्ट है जो बेसिकली चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन के लार्जर फ्रेमवर्क में जो है मिसिंग चिल्ड्रन को देखता है। तो 3 तरह के डिफरेंट लॉज हैं। क्रिमिनल लॉ है जो बीएनएस है, वो एक क्रिमिनल लायबिलिटी इंश्योर करता है। दूसरा जो है वो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क इंश्योर करता है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन वात्सल्य लाई जो अर्सवाइल इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम था। वहां पर एक पूरा स्ट्रक्चर है जो काम करेगा, हम उससे बात कर पाएंगे। तीसरा जो है वो अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है जो 2012 में बनाया, और क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल है, वहां पर लड़का लड़की के साथ अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ओवरआर्चिंग जो लॉज हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं, वो इस तरह से बटे हुए हैं, और क्योंकि स्कैटर्ड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, तो डिफरेंट एजेंसीज का डिफरेंट रोल भी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, तो वो उसकी गाइडलाइंस यूजुअली उनके हिसाब से वो डायरेक्शन रहती है। मिशन वात्सल्य जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आता है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और यूजुअली वो एक्ट जब करती है जब बच्चा विक्टिम हो गया और वो ट्रेस होके वापस आया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास, तो वो स्कीम तब काम करती है। तो बेसिकली वो वेलफेयर स्कीम है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में, मेरे को याद नहीं कि दिल्ली में मैंने पिछले 10 सालों में कभी मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर कोई मैसिव कैंपेन देखा हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डेटा इज देयर, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, मैंने कोई मैसिव कैंपेन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। एंड दैट इज द गैप जहां हम मिस आउट करके, और ये सडनली स्पाइक न्यूज जो है वो स्पाइक हुई। अगर आप दिल्ली की अगर पिछले 2-3 साल में अगर आप गूगल करें और सर्च करें तो 10 आउट ऑफ 7 केस स्टडीज आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग चैटबॉट्स, जो फ्रेंडशिप्स के लिए जो चैटबॉट्स बने हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स बने हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो ट्रिगर पॉइंट है। जैसे एग्जांपल, पिछले अभी इस साल का ही केस आया कि लड़की 16 साल की, उसको ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे उसकी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, दिल्ली के ही एक इलाके का केस है, और सुबह 4:30 बजे के आसपास वो घर से उसको ले जाया गया। टाइमली रिपोर्टिंग हुई तो उसको सोनीपत हरियाणा में ट्रेस किया। उससे पहले 2 लड़कियां ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे उनका कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, और उसके बाद जो है समहाउ उनको एक ल्यूरमेंट दिया गया, और इस तरह के पैटर्न्स में ज्यादातर जो प्रेडेटर्स हैं वो अडल्ट्स हैं, जो इस तरह का ध्यान रखते हैं कि हमें किस तरह से ग्रूम करना है, और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉन्वर्सेशन और चैटिंग हो सकती है, वहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कन्वेंशनल तरीके से चीजें पहले ऐसे नहीं थी,
और क्योंकि जैसे हम संयुक्त परिवारों की अगर हम बात करें तो बहुत समय पहले हम सब संयुक्त परिवारों में रहते थे। वहाँ पर हम सब एक परिवार की तरह होते थे कि जैसे मेरे घर में 2 बच्चे हैं तो मैं आज यहाँ बैठ के बात कर सकती हूँ 2 घंटे 3 घंटे, तो मुझे मेरे बच्चों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मेरी मम्मी संभाल लेगी, मेरे भाई संभालेंगे, मेरे परिवार देखेगा, चाचा देखेंगे, ताऊ देखेंगे, तो हम उन चीज़ों को लेके इतना नहीं टेंशन में आ सकते। पर जो परिवार छोटे हो गए हैं, कहीं ना कहीं जिस परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं और आज के समय और महंगाई को देखते हुए उन दोनों ही लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि जो 2 बच्चे घर पे अभी हैं वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं हैं। अगर जब दूसरे लोग होते हैं, अलग अनजान लोग होते हैं, तो हमें उनसे मिलने का कितना वो है, या वो आसपास वाले लोग हमें कितना सीरियस लेते हैं, हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लोग बिजी भी तो हैं। आपके अच्छे संबंध होने के लिए आपके पास समय भी तो होना चाहिए उनसे बात करने के लिए, पर आपके पास तो नहीं है क्योंकि आप तो 9 से 10 ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार को बिछड़ना है, जो हम कह सकते हैं कि हम दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो उससे भी समस्या है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा खो गया या वो एक टाइम के बाद घर वापस नहीं लौटा, तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप उसको बहुत कैजुअल और यूजुअल मत लें। आजकल पेरेंट्स का एक सिंपल से बोलते हैं हम फ्रेंडली रहना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ, हम बच्चों के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं, बट पेरेंट्स और गार्जियंस का काम बेसिकली उनको ओवरसी भी करना है। आपको देखना है, आपको अगर आप कैजुअल अप्रोच से रहेंगे, यूजुअली बहुत सारे केसेस में ये होता है कि कैजुअल अप्रोच से ठीक है भैया बच्चा 2 घंटे नहीं आया, अगर वापस नहीं आया कोई बात नहीं, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। कभी भी वापस जाके हम पता करने की कोशिश नहीं करते कि भैया बच्चा स्कूल से क्यों नहीं वापस आया अभी तक, क्या वो कहीं और तो नहीं चला गया। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रहनी चाहिए और वो इन्फॉर्म्ड रहें कि बच्चा कहाँ है। जो यूजुअल पैटर्न है कि अगर वो पता है कि 2 बजे तक बच्चा स्कूल से वापस आया था, वो अगर वो 2:30 बजे तक वापस नहीं आया तो उनको पता करना चाहिए स्कूल अथॉरिटी से कि बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया, वो कहीं और तो नहीं चला गया। तो कंसर्न बिल्कुल पेरेंट्स रखें, 1 एंड सेकंड इज कि अब बात जो अंडर प्रिविलेज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड सेटलमेंट स्लम्स की जो बात है, देखिए यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो फादर्स मैक्सिमम वर्किंग रहते हैं। जो हम जब काम करते हैं तो फादर्स की एंगेजमेंट बहुत कम रहती है बच्चों के साथ। हमारे खुद के डेटा के अंदर भी है, हम जब एडोलेसेंट के साथ काम करते हैं तो हमने इसलिए जब हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन को जब हम लोग ट्रांजिट करते हैं तो हमने पेरेंट्स के लिए भी मॉड्यूल बनाया है। अब बातें हैं इस बात से कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है, स्टिग्मेटाइजेशन है, अनइन्फॉर्म्ड है, लेस इन्फॉर्म्ड है, इसलिए उनको पता नहीं कि भाई पुलिस तक। और अब बात आती है कि पुलिस तक पहुंचने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। पुलिस का एक हम इमेज कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको सब्जेक्टिव कर दिया कि आप किसी भी चर्चा को आप सब्जेक्टिव करते हो, कहें कि पुलिस तो भाई ध्यान ही नहीं देती, पुलिस सुनती ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे लग रहा है कि जो बच्चे मिसिंग हुए उनको ट्रेस करने में पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कई बार होता है कि हाँ भाई आपके पास स्टाफ शॉर्टेज है, आपको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं दी गई, और खासकर जब बच्चों की बात आती है, बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट की बात आती है, तो कई बार हम बहुत कैजुअल अप्रोच रख लेते हैं। एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमें वो कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी है। तो इस कैजुअल अप्रोच की वजह से जो पहला 1 घंटा 2 घंटे हैं खासकर, जैसे वो मिस करते हैं, जितना हम वो टाइम लैप्स बढ़ता चला जाएगा, बच्चे की वल्नरेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, बच्चे को ट्रेस करना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो वापस आते हैं कि जब हम रीयूनियन करा रहे हैं तो असली स्टोरी तो रीयूनियन के बाद की शुरू होती है, क्योंकि जो बच्चा कुछ समय के लिए भी अनट्रेस्ड है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से he or she became subjective to the exploitation, है ना। जब वापस फैमिली से रीयूनियन होगा, इसलिए वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज का रोल आता है कि भाई फैमिली का एनवायरनमेंट फिट है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, कि हम जब फैमिली के से उसको रीयूनियन करेंगे तो फैमिली का एक्सेप्टेंस कितनी होगी उसको रीयूनियन करने की। और जब बात यहाँ पर लड़की की आ जाए तो फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम कैरेक्टर पे भी तक चले जाते हैं। तो सोसाइटल के जो नॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर केवल
माइंडसेट एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का चेंज नहीं करना, हमें माइंडसेट तो अपना भी चेंज करना है कि हम जब बहुत जजमेंटल और बहुत सब्जेक्टिव हो गए तो उस पूरे एनवायरनमेंट में बच्चे की रीयूनियन बहुत सक्सेसफुली जो है वो रिजल्ट्स जो है वो देती नहीं है। एक लेडी मुझे मिली, वो आंगनवाड़ी वर्कर थी, तो वो उनसे मेरी बातचीत में मतलब काफ़ी टाइम से लगातार मिली थी, तो उन्होंने मुझे बताया था उन्होंने 10 से 12 साल केस लड़ा था और उनके पति कभी नहीं मिल पाए हैं। अब ये मुझे बात जब में याद आया कि उनके पति आज तक नहीं मिले और बहुत टाइम पहले जब उनके बहुत छोटे बच्चे थे तो वो उनके पति गायब हो गए, वो कहाँ गए उन्हें आज तक नहीं पता चला। उसके बाद उन्होंने 7 से 8 के 9-10 साल तक केस लड़ा अपने पति के नाम मिलने का, और तब कहीं जाके ये कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया कि वो नहीं मिला, मतलब उनको डेथ सर्टिफिकेट या कुछ भी एक सर्टिफिकेट दिया जिसके कारण से उन्हें पेंशन मिल पाई, और उन्हें कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला उस केस में, या इतनी लड़ाई भी चली रही थी, उसके बाद उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाया। और मुझे इसके बारे में शायद नहीं पता है कि अगर है भी तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी अगर है तो मुझे उसकी खास नॉलेज नहीं, फिर तुम लड़की को तो नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो नहीं पाया उसको कोई कंपनसेशन। तो अगर कोई लड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रूम हुई, उसको ल्योर किया गया और वहाँ उसकी किडनैपिंग हुई, उसको बुलाया गया एक प्लेस पर और वहाँ से उसको किडनैप किया गया, किडनैपिंग हुई, अडॉप्शन हुई, तो वहाँ पर 2 कानून काम करते हैं। एक तो क्रिमिनल लॉ है जो BNS काम करे, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी विल कम इनटू प्लेस। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया था, उसमें बहुत स्पेसिफिकली मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो बेसिकली हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं जिनको, उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इस तरह के प्रोसीजर बच्चे को जो है ल्योरमेंट में ले आए और उसको अपडेट कर लिया ना। अगर बच्चा लड़की वापस मिल गई फॉर एग्जाम्पल, जब वापस मिलती है तो फिर बच्ची को सीधा फैमिली में रीइंटीग्रेट नहीं करते, क्योंकि वो एक ट्रॉमा से निकल के आई है, और जब ट्रॉमा सेंटर्ड मेंटल हेल्थ अलग होता है। एक आम दिनों में जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो एक अलग रहती है, और जब हम एक ट्रॉमा से निकल के आए तो वहां पर मेंटल हेल्थ अलग रहती है। तो रीइंटीग्रेशन जो है फैमिली में तुरंत नहीं कराएंगे, उसके लिए हमारे को इनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में लाना है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उसका रोल यहाँ आ जाता है कि बच्चा आया तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आईओ का रोल यहाँ होता है लॉ एनफोर्समेंट से, वो उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उसको प्रोड्यूस करेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करेगी कि वो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट बेसिकली डिसाइड करता है कि इफ द चाइल्ड इज मेंटली फिजिकली फिट टू गेट रीयूनाइटेड विद द फैमिली और नॉट। दे विल आल्सो असेस द एनवायरनमेंट इन द फैमिली आल्सो। तो बच्चे के लेवल पर असेसमेंट एक हो गया, उसके बाद फैमिली के लेवल पर भी उसका एनवायरनमेंट असेस करेंगे कि फैमिली जो है उसको रीइंटीग्रेट करने के लिए कितनी सक्षम है, कितना अडेप्टिव है। अगर एनवायरनमेंट अडेप्टिव है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बिल्कुल डिसीजन लेगा कि बच्चे को फैमिली के अंदर रीइंटीग्रेट कर दिया जाए। मेरे ही नोन में या हमें जिस महिला से शायद मैं 2-3 बार मिली थी, ऐसे ही वो अपने किसी मुद्दे पे समस्याओं को लेके परेशान थी। जस्ट मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्यों परेशान हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को मैं वापस नहीं लाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैंने उनसे जब ज़्यादा बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 13 साल की उम्र में किसी लड़के के साथ चली गई थी। तो ठीक है, चली गई थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में गई आदर्श नगर, और वहाँ पे उन्होंने अपना केस रजिस्टर किया। पुलिस वालों ने भी अच्छा काम किया उस केस में, मैं वहाँ पे उनको कमी नहीं बता सकती। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस लड़की को वापस लेके आए, और उस लड़की ने पुलिस स्टेशन में आके कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती है। तो पुलिस वालों ने उस लड़की को, जैसा कि उनके रूल्स में था, उन्होंने उसको बख्तावरपुर एक कोई है NGO काम करता है कहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे उस बच्ची को छोड़ दिया, वहाँ पे उसका ख्याल रखने, मतलब जो रूल्स में था उस तरीके से। तो उन लेडी ने मुझसे बात करते करते कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि इसको मैं अपने वापस अपने घर पे ना लेके आऊँ और मेरे पास ही छोड़ दिया जाए, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो सब किसी भी बच्चे को अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं या ऐसा कुछ भी। अगर किसी की फैमिली लाने के लिए इंटरेस्टेड है
अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है। किसी भी बच्चे को तभी वहाँ पे छोड़ा जा सकता है जबकि उसके पास कहीं जाने का रास्ता ना हो। तो उसकी फैमिली थी इस बच्चे की, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मेरा ये सवाल मेरे दिमाग में था, जो कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत यंग है, तो हम उसको बाहर भेज देंगे। अगला क्वेश्चन तो मेरे लिए शॉकिंग ही था कि कहाँ भेज देंगे, क्योंकि मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने तो बहुत जगह काम किया और मैंने ऐसा कभी नहीं जाना कि किसी भी संगठन के पास ऐसा कोई अधिकार होता है कि वो किसी बच्चे को कहीं भेज सकते हैं। तो उनको नहीं पता था, वही नॉलेज उनको नहीं थी इस चीज़ की। पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये सवाल है कि कहाँ भेज दिया जाता उस बच्ची को, कहाँ वो चली जाती अगर उसकी मम्मी उसको नहीं वापस लेके आती। देखिए, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम बहुत होपफुल हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन even judiciary who are rigorously working in this area would come up so that we can prevent these situations. And right now there are, as I've said, there is robust mechanism, there is robust machinery. So it's just the implementation which we lack, and I hope that implementation would be implemented and we would be able to get more of the people. 50,000 फैमिलीज हैं। यूपीएससी का भी इम्तिहान का रिजल्ट आया, 9 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन भरा, 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया प्रिलिमिनरी का। कुछ 2000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए इस बात से कि हम इंटरव्यू देंगे, और 800-900 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होके कहीं कहीं गए। तो 50,000 बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं उसमें बहुत सारे हो सकता है ऑफिसर्स हों। अभी इंडियन क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीती है, 11 की टीम होती है, 4 बाहर बैठते हैं, टोटल 15 की टीम होती है। हो सकता है कोई बच्चा पोटेंशियल जिसके अंदर कैलिबर हो वो शायद वहां अपना जगह बनाता। हो सकता है कोई अपने और हुनर के हिसाब से अपनी वो जगह बनाता, लेकिन वो 50,000 फैमिलीज के ड्रीम्स शटर्ड हैं क्योंकि उनके बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत इस पे एक्टिवली होकर काम करने की जरूरत है, और जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्वर्जेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो मिलके करें। और ये सही समय है। ठीक है, न्यूज सेंसेशनल हुई, लेकिन जो रियल स्टोरी जो है इसके पीछे की, हम उसको, वही बात आ गई कि उसको ओवरलुक ना करें। पेरेंट्स, कम्युनिटी, लॉ एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट अदर सब एजेंसीज जब तक इस पे मिलकर काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये डेटा एज इट इज रहेगा और ये स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहले कोर्ट पुलिस को भी अपने काम को सुनिश्चित करके उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरीके से केसेस को कम किया जा सके। 800 से प्लस, और बाकी शहरों को अगर मिला के देखें तो उसका नंबर और बढ़ेगा, तो वो बिल्कुल कम नंबर नहीं है। इस ईयर मतलब 3000 हो चुका है अभी, नंबर 60,000 से ऊपर जा चुका है, 3000 से ऊपर जा चुका है। तो अगर कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई तो मैं मानती हूँ कि केस तो बढ़ेगी, कि ये नंबर तो कम होने से रहे। पुलिस को भी और कोर्ट को भी, सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निर्धारित करके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। जो ट्रैकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जिससे कि लोगों को ढूंढ पाना इजी हो जाए, बल्कि किसी एक रन अवे या ऐसा किसी भी बहाना देने की वो भाग गए या वो चले गए या वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं, ये बहाना है। मेरे नॉलेज में ये एक बहाने के रूप में होगा कि मैं कहूँ कि वो चली गई है, वो चली गई है, वो कोई इजी शब्द नहीं हो सकता, वो कहाँ चली गई है ये पता होना जरूरी है। क्योंकि पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, अब मेरे पास भी कोई आता है और मुझे ये कहे कि मेरा कोई व्यक्ति खो गया है, तो मुझे ये पता करना है कि वो कहाँ गया है, वो भाग गया है या चला गया है, कोई शब्द नहीं हो सकता, या वो मेरे काम का बर्डन को कम करने के लिए नहीं हो सकता है। उसमें काम करके उसको ढूंढना चाहिए, पता करना चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कोर्ट को भी और पुलिस स्टेशन को भी, सभी चीज़ों को मिला के अच्छे से अगर वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मेरा मानना है कि उसके बाद अब केसेस कम हो सकते हैं। और अगर इस तरीके से पुलिस काम कर अपने कामों को समझे, कोर्ट भी उसमें उनका साथ दे, गाइडेंस उनको अच्छे से दी जाए, तो हो सकता है कि केसेस भारत में कम हो सकते हैं। आगे आने वाले नंबरों का आंकड़ा थोड़ा कम हो, और मैं चाहूँगी कि कम ही हो, बढ़े ना। तो मुझे लगता है कि ये एक यूजुअल रूटीन वर्क
हमारे को बनाना चाहिए कि 50,000 बच्चे अभी भी अनट्रेस्ड हैं, तो 50,000 फैमिलीज हैं। ये तस्वीर देखिए, ये ऋतिक कुमार झा की तस्वीर है और ये हाथ में ली हुई है इनकी माँ बेबी झा ने। और ये ऋतिक गायब हुए हैं 17 दिसंबर को। ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे ऋतिक घर से गए और क्यों गायब हुए, कोई बात हुई थी क्या और कब ये गायब? नहीं, मैं जो सही है वही बोलूँगी, क्यों मैंने थोड़ा उसको डांटा जो पढ़ाई में टाइम दे, बस इतना ही। घर से निकला, अब कहाँ गया सो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ NSP के मेट्रो तक पता चला है, जो है मोबाइल में कैद है, जो NSP के मेट्रो पे चढ़ा है। NSP में वहाँ क्यों जाते थे वो? फिजिक्स वाला में मैं इंजीनियर जी एडवांस का तैयारी करवा रही थी ना, तो सप्ताह में 2 दिन जाते थे। तो फिर चेक किए, कैमरा चेक किए ना, तो मेट्रो पकड़ लिया। तब मेट्रो पकड़ा, उसके बाद आगे चेक करने के लिए 7 दिन लगा दिए पुलिस वालों ने। हाँ, तो वो लोग ने 7 दिन लेटर लिखने में लगा दिए, वो डिलीट हो गया। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया गया? पुलिस क्या कहती है? वो कहते हैं हम ले रहे हैं एक्शन, ले रहे हैं एक्शन, ले रहे हैं एक्शन। अब हम तो नहीं देख रहे जो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहा, वो ही जाने। पुलिस का काम पुलिस से जाने ना, हम क्या जाने। डर है, मुझे बहुत डर है, उसके साथ कोई कुछ हो गया या किडनैप कर लिया है उसको। इनका भी एक 19 साल का बच्चा 28 दिसंबर को गायब हो गया। क्या हुआ था तैमूर साहब, पूरी घटना बताइए और अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा? वो 22 तारीख तक जो है ना, ये आगे मेन रोड पे बुराड़ी 100 फुटा रोड पे मित्तल सनेक्स है, उसी में काम करा था, उसकी मम्मी की जगह। उसके बाद शनिवार को रात को हम लोग एक ही साथ खाना वाना खाएं, खाना खाने के बाद सोएं। उसके बाद मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। ऐसे वेट करते करते रात हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, लेकिन वसीम का कोई आता पता नहीं चला। जब वसीम का पता नहीं लगा 11 बजे 12 बजने, तब हमें चिंतित होने लगे। फिर मैंने रिपोर्ट लिखवाया शाम को जाके 5 बजे थाने पे। तो रिपोर्ट लिखवाते समय हो गया 8 बज गया, 8:15 पे रिपोर्ट लिखाया गया। उसके बाद पुलिस वाले से हम पूछ रहे हैं, फ़ोन करके वहाँ पे जाता हूँ, आयोग को फ़ोन करता हूँ कि अभी यही बताता है कि अभी तो कुछ पता नहीं चला है। हाँ, CCTV अभी नहीं देखा गया है। पता लग जाए हाँ बच्चा कहाँ पे है क्या है, तो हमें शांति मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, शांति हो जाएगी। कहीं कोई सुराग नहीं? हाँ, अभी कहीं नहीं सुराग नहीं। रात हो गई, रात को फिर हमने उसी दिन 28 तारीख जनवरी को FIR कराई, उसकी मिसिंग की कंप्लेन कराई। तो मिसिंग की कंप्लेन कराने के बाद अगले दिन भी हमें कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद हमें पता लगा यहीं पे घर के पास में एक CCTV कैमरे में फुटेज आई है। मम्मी इधर से घर की तरफ से DPS स्कूल की तरफ जा रही हैं। मुझे उम्मीद यही दे रहे हैं सब कि वो जल्द लौट जाएगी। मेरे दिमाग में उल्टी बातें आती हैं कि वो 4 दिन हो गए बीमार, एक सॉल में और एक रसूट में, इतनी सर्दी में, जिसमें 28 तारीख को इतनी सर्दी थी, 29 तारीख को इतनी सर्दी थी। वो मुझे खौफ घबरा रहा मेरे दिल उससे कि वो बैठ के सर्दी में मर ना गई हो। ये मेरी मम्मी है, बड़े पोस्टर छपवा रखे हैं, इनाम की एक रकम रखी है, कोई भी अगर बताएगा तो हम इनाम भी देंगे, और इनाम से बढ़कर भी अपनी खुशी से हम उसे कुछ देंगे, क्योंकि हमारी मम्मी हमें मिल जाए। बस हम तो यही चाहते हैं, इनाम हमारे लिए कुछ नहीं है, हम कितने भी दे देंगे पर हमारी मम्मी हमें मिल जाए। मैं पुलिस से भी कहता हूँ, भाई जितना तुम्हारी गलती हो गई, अगर हमारी से कोई गलती हो गई हो तो हमारी बीवी को ढूंढ दो, पुलिस से खर्चे को ढूंढ दो। अगर तुम्हें खर्चा चाहिए, हम मकान बेच के तुम्हें खर्चा भी दे देंगे। हमने झुग्गी में रहने वाले आदमी है, हम इतने अमीर आदमी नहीं है। अगर पुलिस का एक कुत्ता भी खो जाता है नहीं, तो पुलिस को ढूंढ के लेते हैं किसी बड़े आदमी का हो। एक हमारे गरीब आदमी वैल्यू कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं पुलिस इधर में। हम इंसान नहीं है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है, हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है। बताओ क्या क्या है, कुछ करेंगे कहेंगे हमारे ऊपर केस कर देंगे उल्टा। हम इसे कह रहे भाई, जो रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के दोबारा से कि जो गलती हो गई उसे छोड़ दो, दोबारा से फिर शुरू कर दो उस काम को। हमारी बीवी को, बच्चों को वापस मिला तो बहुत बड़ा आसान होगा, बहुत आसान होगा।
If anyone's out there, where are you?